नमस्ते प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, आज का वीडियो कक्षा 12 की अनिवार्य हिंदी की पुस्तक आरोह में संकलित पद्य भाग में आलोक धनवा की कविता पतंग से संबंधित है। आज हम उनकी कविता पतंग की सहप्रसंग व्याख्या देंगे। उससे पहले उस कविता अर्थात जो पतंग कविता है उस कविता का थोड़ा सा सार देख लेते हैं, उसके बाद उसकी व्याख्या देखते हैं। तो चलिए विद्यार्थियों, उनकी जो कविता है पतंग कविता, वो उनके एकमात्र कविता संग्रह दुनिया रोज़ बनती है जो कि सन 1998 में प्रकाशित हुआ था, उससे ली गई है। पतंग कविता आलोक धनवा द्वारा रचित उनका एकमात्र कविता संग्रह है दुनिया रोज़ बनती है जो कि सन 1998 में प्रकाशित हुआ था, से ली गई है। इस कविता में पतंग के बहाने बाल सुलभ इच्छाओं, जो बच्चों की जो स्वाभाविक जो इच्छाएं होती हैं, वो बाल सुलभ इच्छाओं एवं उनकी उमंगों का सुंदर चित्रण किया गया है। पतंग के बहाने उन्होंने जो बच्चों की स्वाभाविक इच्छाएं होती हैं, उनकी उमंगें होती हैं, उनका सुंदर चित्रण किया है। बाल क्रियाकलापों एवं प्रकृति में आए परिवर्तन, जो बच्चों की जो क्रियाकलाप है और उसी के साथ में प्रकृति में आए परिवर्तन को अभिव्यक्त करने के लिए सुंदर बिंबों का प्रयोग किया गया है। ये जो कविता है, बच्चों के जो क्रियाकलाप है, प्रकृति में जो परिवर्तन आते हैं, उनको सुंदर बिंबों के माध्यम से समझाया गया है। पतंग बच्चों की उमंगों का रंग बिरंगा सपना है। जिस तरीके से पतंग रंग बिरंगी होती है, उसी प्रकार बच्चों के सपने भी उन पतंगों के समान ही रंग बिरंगे सपने होते हैं। आसमान में उड़ती हुई पतंग ऊंचाइयों की वे हदें हैं, बाल मंजिलें छूना चाहता है। जिस प्रकार से पतंग आसमान में ऊपर ऊंचाई में उड़ती जाती है, उसी प्रकार बच्चों के जो सपने हैं, बच्चों की जो इच्छाएं हैं, वो बच्चों की इच्छाएं या बच्चों के सपने भी ऊपर उड़ते हुए उस पतंग के समान होते हैं और उसके पार जाना चाहता है। बाल मंजिलें छूना चाहता है, उसके पार जाना चाहता है। अर्थात जो बच्चों के जो सपने हैं, बच्चों की इच्छाएं हैं, वो पतंग को छूना चाहते हैं। अर्थात उस पतंग से भी, अर्थात उनके जो सपने हैं, वो सपने उड़ते हुए पतंग से भी ऊपर या उससे परे जाना चाहते हैं। कविता धीरे धीरे बिंबों की एक ऐसी नई दुनिया में ले जाती है जहाँ शरद ऋतु का चमकीला इशारा है, जहाँ तितलियों की रंग बिरंगी दुनिया है, दिशाओं के मृदंग बजते हैं, जहाँ छतों के खतरनाक कोने से गिरने का भय है तो दूसरी ओर भय पर विजय पाते बच्चे हैं। अर्थात वो जब छत पर चढ़कर पतंग उड़ाते हैं तो जो छतों के खतरनाक कोने हैं उनसे बच्चों के गिरने का डर रहता है, लेकिन वो बच्चे उस भय से भी नहीं डरते हैं। यदि गिर भी गए और चोट नहीं लगी है तो फिर वो उनका जो हौसला है, वो हौसला और भी अधिक बढ़ जाता है। जो गिर गिर कर संभलते हैं और पृथ्वी का हर कोना खुद ब खुद उनके पास आ जाता है। अर्थात जो बच्चे गिर जाते हैं, गिरने के बाद बच्चे फिर से वापस संभल जाते हैं, उनकी चोट नहीं लगती है तो उनका हौसला और बढ़ जाता है। वे हर बार नई नई पतंगों को सबसे ऊंचा उड़ाने का हौसला लिए फिर बादों यानी अंधेरे के बाद शरद यानी उजाले की प्रतीक्षा कर रहे हैं। वे बच्चे जो है उन पतंगों को ऊपर से ऊंचा उड़ाने की कोशिश करते हैं और उनके जो सपने हैं, अर्थात उनके जो सपने हैं, वो सपने ऊपर से ऊपर अर्थात बड़े से बड़ा सपना उनका होता जाता है और उनको एक नई उम्मीद, अर्थात जहाँ कोई उम्मीद नहीं दिखाई दे रही है उसके बाद, अर्थात बादों के बाद, अंधेरे के बाद जहाँ कोई उम्मीद नहीं दिखाई दे रही है, वो उसके बाद उनका शरद अर्थात जो उजाला है, वो जो उजाला है अर्थात एक नई उम्मीद है, वो उम्मीद जो है वो उनकी बढ़ती जाती है और वे उन सपनों की ओर ऊपर बढ़ते जाते हैं, उसे पूरा करने के लिए वो आगे बढ़ते जाते हैं। चलिए विद्यार्थियों, अब देखते हैं उनकी कविता पतंग की सहप्रसंग व्याख्या।
सबसे तेज बौछारे गई, भादो गया सवेरा हुआ, खरगोश की आंखों जैसा लाल सवेरा। शरद आया पुलों को पार करते हुए, अपनी नई चमकीली साइकिल तेज चलाते हुए, घंटी बजाते हुए, जोर जोर से चमकीले इशारों से बुलाते हुए, पतंग उड़ाने वाले बच्चों के झुंड को चमकीले इशारों से बुलाते हुए और आकाश को इतना मुलायम बनाते हुए कि पतंग ऊपर उड़ सके, दुनिया की सबसे हल्की और रंगीन चीज़ उड़ सके, दुनिया का सबसे पतला कागज़ उड़ सके, बांस की सबसे पतली कमानी उड़ सके, कि शुरू हो सके सीटियों, किलकारियों और तितलियों की इतनी नाजुक दुनिया। सबसे तेज बौछारे गई, भादो गया। जो तेज़ बरसात का मौसम था वह तेज़ बरसात का मौसम भी चला गया, भाद्रपद मास भी बीत गया और भाद्रपद मास के बाद शरद ऋतु आती है और शरद ऋतु में जो सूर्योदय होता है वह सूर्योदय खरगोश की आँखों में जैसे लालिमा छाई रहती है, जैसे उसकी आंखें लाल होती है, उसी प्रकार जो सवेरा है वह सवेरा भी उस खरगोश की आंखों के समान लाल है। उस सवेरे में भी लालिमा छाई हुई है। शरद आया पुलों को पार करते हुए, अब यहाँ जो है कवि शरद ऋतु का मानवीकरण करते हुए कहता है कि जो शरद ऋतु है वह शरद ऋतु को पुलों को पार करते हुए और अपनी नई जो साइकिल है वो उस नई चमकीली साइकिल को तेज चलाते हुए और घंटी को ज़ोर ज़ोर से बजाते हुए और चमकीले इशारे करते हुए जो पतंग उड़ाने वाले बच्चों का झुंड है, उस पतंग उड़ाने वाले बच्चों के झुंड को वह अपने इशारों से बुला रहा है, अपनी ओर बुला रहा है। वह शरद आकाश को इतना मुलायम बना देता है, इतना कोमल और नाजुक बना देता है कि जो बच्चों की पतंग है वह बच्चों की पतंग उस आसमान में, उस आकाश में उड़ सके। जो पतंग सबसे हल्की और रंगीन अलग अलग रंगों की होती है, रंग बिरंगी होती है, वह पतंग रंग बिरंगी पतंग और सबसे हल्की पतंग उस आसमान में उड़ सके, दुनिया का सबसे पतला कागज़ उड़ सके, बांस की सबसे पतली कमानी उड़ सके। जो पतंग है वह पतंग सबसे हल्के कागज़ और सबसे बांस के सबसे पतली कमानी की बनी होती है, तो वह सबसे पतले कागज़ और बांस की सबसे पतली कमानी से बनी हुई पतंग उस आसमान में आसानी से उड़ सके। और जैसे जैसे पतंग उस आसमान में ऊपर उड़ती जाएगी उसके बाद बच्चों की जो सीटियां हैं वो सीटियां और किलकारियां शुरू हो जाएगी और रंग बिरंगी शरद ऋतु के मौसम में जो रंग बिरंगी तितलियां हैं वो रंग बिरंगी तितलियां भी उड़ने लग जाएगी। अब मैं आपको जो प्रसंग और व्याख्या है लिखी हुई थोड़ा सा वो और एक्सप्लेन कर देता हूँ, जिससे थोड़ा सा आपको और इजी समझ में आएगा। तो प्रसंग है, प्रस्तुत काव्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक आरोह भाग 2 में संकलित कविता पतंग से उद्धृत है। इस कविता के रचयिता आलोक धनवा है। प्रस्तुत कविता में कवि ने मौसम के साथ प्रकृति में आने वाले परिवर्तनों एवं बाल मन की सुलभ चेष्टाओं का सजीव चित्रण किया है। जो बच्चों के जो स्वाभाविक इच्छाएं हैं, जो चेष्टाएं हैं और उसी के साथ प्रकृति में जो परिवर्तन आता है, जैसे मैंने अभी बताया कि शरद ऋतु जब आती है तो शरद ऋतु में जो परिवर्तन आता है वो परिवर्तन यहाँ उन्होंने उस परिवर्तन का वर्णन किया है। व्याख्या है, कवि कहता है कि बरसात के मौसम में जो तेज़ बौछारी पड़ती थी वे समाप्त हो गई है, अर्थात जो बरसात का मौसम था वो बरसात का मौसम चला गया है। तेज़ बौछारों और भादो माह की विदाई के साथ ही शरद ऋतु का आगमन हुआ है। जो तेज बौछारों वाला और भाद्रपद मास था वो बीत गया है, अब शरद ऋतु का आगमन हो गया है। शरद का प्रकाश फैल गया है। इस समय सवेरे उगने वाले सूरज में खरगोश की आंखों जैसी लालिमा होती है। जैसे खरगोश की आंखें लाल होती है वैसे ही लाल सवेरा हो रहा है। कवि शरद ऋतु का मानवीकरण करते हुए, यानी जैसे मनुष्य क्रियाकलाप करता है वैसे ही क्रियाकलाप यहाँ कवि शरद से करवा रहा है और कहता है कि वह अपनी नई चमकीली साइकिल को तेज गति से चलाते हुए और जोर जोर से घंटी बजाते हुए पुलों को पार करते हुए आ रहा है और वह अपनी चमकीले इशारों से
पतंग उड़ाने वाले बच्चे को जिनको बुला रहा है। यानी जैसे मनुष्य एक साइकिल को तेज चलाते हुए और घंटी को जोर जोर से बजाते हुए किसी को बुला रहा होता है, इशारे से बुला रहा होता है, उसी प्रकार जो शरद है वो शरद भी अपनी नई चमकीली जो सुंदर साइकिल है उस सुंदर साइकिल को तीव्र गति से चलाता हुआ वो जोर जोर से घंटी बजाता हुआ आ रहा है और जो पतंग उड़ाते हुए बच्चे हैं उन बच्चों के झुंड को वह बुला रहा है। कवि कहता है कि शरद ऋतु के आगमन से उमंग का माहौल बन जाता है। शरद ऋतु ने आकाश को मुलायम कर दिया है, यानी शरद ऋतु का जो मौसम होता है उस मौसम में जो आसमान है वह सुंदर और सुहावना होता है और ऐसे लगता है जैसे आसमान भी मुलायम हो गया है, क्योंकि जब ग्रीष्म ऋतु होती है तो ग्रीष्म ऋतु में तीव्र धूप होती है तो उसमें जैसे ऐसा लगता है जैसे कठोर आसमान है, लेकिन यहाँ जो है शरद ऋतु में आसमान जो है वो मुलायम होता है। तो कवि कहता है कि शरद ने आकाश को मुलायम कर दिया है ताकि पतंग ऊपर उड़ सके। वह ऐसा माहौल बनाता है कि दुनिया की सबसे हल्की और रंगीन चीज़ उड़ सके, यानी बच्चे दुनिया के सबसे पतले कागज़ व बांस की सबसे पतली कमान से बनी पतंग उड़ा सके। इन पतंगों को उड़ता देखकर बच्चे सीटियाँ किलकारियाँ मारने लगते हैं। इस ऋतु में रंग बिरंगी तितलियाँ भी दिखाई देने लग जाती हैं। बच्चे भी तितलियों की भांति कोमल व नाजुक होते हैं। अब चलिए विद्यार्थियों अगला जो भाग है पद है वो देखते हैं। दूसरा भाग इसका, जन्म से ही वे अपने साथ लाते हैं कपास, जन्म से ही वे अपने साथ लाते हैं कपास, पृथ्वी घूमती हुई आते हैं उनके बेचैन परों के पास। जब वे दौड़ते हैं बेसुध छतों को भी नरम बनाते हुए, दिशाओं को मृदंग की तरह बजाते हुए, जब वे पेंग भरते हुए चलते हैं डाल की तरह लचीले वेग से अक्सर छतों के खतरनाक किनारों तक उस समय गिरने से बचाता है उन्हें सिर्फ उनके ही रोमांचित शरीर का संगीत। पतंग की उड़ती ऊंचाइयां उन्हें थाम लेती है महज एक धागे के सहारे। जन्म से ही वे अपने साथ लाते हैं कपास, पृथ्वी घूमती हुई आती है उनके बेचैन परों के पास। जिस प्रकार से कपास नर्म और कोमल होती है उसी प्रकार जो बच्चे हैं वो बच्चे भी ऐसे लगते हैं जैसे जन्म से ही कुछ कपास के समान नर्म और कोमल होते हैं। पृथ्वी घूमती हुई आती है उनके बेचैन पैरों के पास। जो पृथ्वी है वह पृथ्वी भी उनकी कोमलता को देखकर उनको छूने के लिए, स्पर्श करने के लिए लालाई रहती है। और जब वे बच्चे मस्त होकर दौड़ते हैं तब वह पृथ्वी उनके पास उनको स्पर्श करने के लिए आती है या लालायित रहती है। जब वे दौड़ते हैं बेसुध छतों को भी नर्म बनाते हुए, जब बच्चे छतों पर दौड़ते हैं तो जो कठोर छत होती है वो कठोर छत भी उनमें कठोर नहीं लगकर नर्म लगती है। और जब वे दौड़ते हैं तो दिशाओं को मृदंग की तरह बजाते हुए, अर्थात जब वे दौड़ते हैं तो जो उनके दौड़ने से छतों पर जो आवाज़ आती है वो छतों पर आवाज़ ऐसे लगती है जैसे दिशाओं में मृदंग या ढोल बज रहे हैं। जब वे पेंग भरते हुए चले आते हैं और जब वे दौड़ते हैं कभी आगे जाते हैं कभी पीछे जाते हैं, अर्थात जैसे एक झूला होता है कभी आगे जाता है, उस झूला आगे जाता है कभी पीछे जाता है, तो उसके पेंग की तरह बच्चे भी कभी आगे कभी पीछे चलते हैं। डाल की तरह लचीले वेग से अक्सर छतों के खतरनाक किनारों तक उसमें गिरने से बचाता है उन्हें सिर्फ उनके ही रोमांचित शरीर का संगीत। और उनका जो शरीर है वो शरीर डाल की तरह लचीला होता है, छतों के खतरनाक किनारों तक उस समय गिरने से बचाता है उन्हें सिर्फ उनके ही रोमांचित शरीर का संगीत। जब वे बच्चे इधर उधर आते जाते हैं तो वे छतों पर खतरनाक किनारों पर या कोने पर पहुंच जाते हैं तो उस समय उन्हें गिरने से केवल और केवल उनके शरीर का रोमांच ही बचाता है। पतंगों की उड़ती ऊंचाइयां उन्हें थाम लेती है महज एक धागे के सहारे, और ऐसे लगता है जैसे आसमान में उड़ती हुई जो ऊंचाई पर उड़ती हुई पतंग है वह पतंग ही उन्हें एक डोर के सहारे संभाल कर रखती है, उन्हें बचाती है। कवि कहता है कि बच्चों का शरीर कोमल होता है,
कवि कहता है कि बच्चों का शरीर कोमल होता है, वे ऐसे लगते हैं मानो वे कपास की नरमी, लोच आदि लेकर ही पैदा हुए हैं। अर्थात जैसे कपास नर्म और कोमल होती है, लोच होती है उसमें, उसी प्रकार जो बच्चे हैं, बच्चों का शरीर भी उसी प्रकार से कोमल होता है। अर्थात कपास पर यदि चोट भी मारोगे तो वैसी की वैसी ही वो चोट सहन करके भी वैसी ही उसी स्थिति में वापस आ जाएगी। उसी प्रकार बच्चे भी चोट लगने पर भी उसी प्रकार से वापस उसी वाली पहले वाली स्थिति में आ जाते हैं, रोमांचित हो जाते हैं। उनकी कोमलता को स्पर्श करने के लिए धरती भी लालायित रहती है। वह उनके बेचैन परों के पास आती है जब वे मस्त होकर दौड़ते हैं। अर्थात जब वे मस्त होकर दौड़ते हैं तो पृथ्वी भी उनके बेचैन परों के पास आती है और उन्हें स्पर्श करने के लिए लालायित रहती है। दौड़ते समय उन्हें मकान की छतें भी कठोर नहीं लगती हैं, जबकि छत कठोर होती है, लेकिन जब नंगे पांव वो दौड़ते हैं तो उस वक्त उन्हें जो कठोर छत है वो कठोर छत भी कठोर नहीं लगकर उन्हें नर्म लगती है। उनकी पदचापों से यानी उनके पैरों की जो आवाज़ है, उस पैरों की आवाज़ से सारी दिशाओं में मृदंग जैसा मीठा स्वर उत्पन्न होता है। यानी अर्थात जैसे ढोल की सुंदर और मीठी आवाज़ आती है, उसी प्रकार से जब वो दौड़ते हैं तो उनके पैरों की आवाज़ ऐसे लगती है जैसे कोई ढोल की सुंदर आवाज़ आ रही हो, मीठा स्वर आ रहा हो। वे पतंग उड़ाते हुए इधर से उधर झूले की पेंग की तरह आगे पीछे आते जाते हैं। यानी जैसे झूला कभी आगे जाता है कभी पीछे जाता है, तो उसी प्रकार बच्चे भी कभी आगे जाते हैं कभी पीछे जाते हैं पतंग उड़ाते हुए। तो उनके शरीर में डाली की तरह लचीलापन होता है, उनका शरीर डाली की तरह कोमल होता है, लचीला होता है। पतंग उड़ाते समय वे छतों के खतरनाक किनारों तक आ जाते हैं। यानी जो छतों का जो खतरनाक कोने होते हैं वहाँ तक वे बच्चे पहुँच जाते हैं। यहाँ उन्हें कोई बचाने वाला नहीं होता है, कोई बचाने नहीं आता, लेकिन उनके शरीर का रोमांच ही बचाता है। अर्थात शरीर में जो एक नई ऊर्जा होती है, जो वह नई ऊर्जा ही उन्हें बचाती है। वे खेल के रोमांच के सारे खतरनाक जगहों पर भी पहुंच जाते हैं। अर्थात खतरनाक जगहों पर पहुंचने के बाद भी वो नहीं डरते हैं, भयभीत नहीं होते हैं और उसी जोश और उत्साह के साथ वो आगे बढ़ते जाते हैं। उस समय उनका सारा ध्यान पतंग की डोर के सहारे उसकी उड़ान व ऊंचाई पर ही केंद्रित रहता है। यानी वो कहाँ पहुँच गए हैं, उस खतरनाक होने पर वो पहुँच गए हैं, उसे उनका ध्यान उस तरफ उनका ध्यान नहीं होता है। उनका पूरा ध्यान उस ऊंचाई पर उड़ती हुई पतंग की ओर ही होता है और ऐसे लगता है मानो पतंग की ऊंचाई ने ही उन्हें केवल डोर के सहारे थाम लिया हो। अर्थात जैसे उनको केवल पतंग की डोर ही उन्हें बचा रही हो। पतंगों के सहारे वे भी उड़ रहे हैं, पतंगों के सहारे वे भी उड़ रहे हैं अपने रंध्रों के सहारे। अगर वे कभी गिरते हैं छतों के खतरनाक किनारों से और बच जाते हैं तब तो और भी निडर होकर सुनहले सूरज के सामने आते हैं, पृथ्वी और भी तेज घूमती हुई उनके बेचैन पैरों के पास। पतंगों के सहारे के साथ साथ वे भी उड़ रहे हैं। अर्थात जिस प्रकार आसमान में पतंग ऊंचाई पर उड़ रही होती है, उसी प्रकार उनके जो बच्चे हैं उन बच्चों का मन भी उस आसमान की ओर उड़ रहा होता है अपने रंध्रों के सहारे। और ऐसे लगता है जैसे उनके रोए से भी संगीत उत्पन्न हो रहा है। अगर वे कभी गिरते हैं छतों के खतरनाक किनारों से और कभी यदि वो छतों के खतरनाक किनारों से गिर भी जाते हैं और यदि बच गए, उन्हें लगी नहीं, तो फिर वे निडर होकर अगली सुबह सुनहले सूरज के सामने आ जाते हैं। अर्थात अगली सुबह फिर से वो पतंग उड़ाने के लिए नई एनर्जी, नई ऊर्जा के साथ फिर से आ जाते हैं और पतंग उड़ाने लगते हैं। पृथ्वी और भी तेज घूमती हुई उनके बेचैन परों के पास आती है। अर्थात पृथ्वी जो है वो पृथ्वी उन्हें स्पर्श करने के लिए लालायित रहती है। तो अब इस बार यानी अर्थात जब वो खतरनाक किनारों से गिर जाते हैं, गिरने के बाद उन्हें लगती नहीं है तो उनमें एक नया उत्साह, नया जोश आ जाता है। तो उस समय पृथ्वी उन्हें छूने के लिए, स्पर्श करने के लिए और बेचैन हो जाती है और लालायित हो जाती है और उनके बेचैन पैरों के पास से फिर से वापस आ जाती हैं। कवि कहता है कि आकाश में अपनी पतंगों को उड़ते देखकर बच्चों के मन भी आकाश में उड़ रहे होते हैं। उनके शरीर के रोए भी संगीत उत्पन्न कर रहे हैं तथा वे भी आकाश में उड़ रहे हैं।
कभी कभार वे छतों के किनारों से गिर जाते हैं, परंतु अपने लचीलेपन के कारण वे बच जाते हैं। तो उस समय उनके मन का भय अपने आप ही समाप्त हो जाता है और वे अधिक उत्साह के साथ सुनहले सूरज के सामने फिर आ जाते हैं, अर्थात वे अगली सुबह फिर पतंग उड़ाते हैं। उनकी गति और अधिक तेज हो जाती है, पृथ्वी और तेज गति से उनके बेचैन प्रभु के पास आ जाते हैं, अर्थात जो पृथ्वी है उन्हें स्पर्श करने के लिए और अधिक उत्साहित या लालायित हो जाती है। तो विद्यार्थियों, ये था आलोक धनवा की कविता की सप्रसंग व्याख्या। यदि वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना और शेयर करना ना भूले, तथा अभी तक भी यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दे, जिससे वीडियो के आते ही नोटिफिकेशन मिल जाए। अगले पार्ट का वीडियो जल्द ही आप तक उपलब्ध करवाया जाएगा। तब तक के लिए ओके, धन्यवाद, जय हिंद।